अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो इंतहाएं हैं। एक इंतहा ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अडियाला जेल में हैं और उनके जेल ट्रायल की मंजूरी आज निगरान काबीना ने दे दी है। आज ही के आज साबिक वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ खबर ये भी आई है कि उन्हें अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में, नैब का जो केस है उसमें हिरासत में ले लिया गया, उसमें भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। और तीसरी अपडेट उन्हीं से मुताल्लिक़ा ये है कि वारंट गिरफ्तारी भी उनके जारी हुए तोशा खाना केस में। तो आज के दिन नैब के फ्रंट पर यह मामला एक्टिव नजर आया और दूसरी तरफ साइफर के मामले में जेल ट्रायल अब होगा, जिसको लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए हुए हैं जो लीगल टीम के लोग हैं। खैर, दूसरी इंतहा क्या है? दूसरी इंतहा यह है कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने साथ इत्तेहादियों को मिलाने के लिए और बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल करवाने के लिए बलूचिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी मेल मुलाकातें। अभी तक जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक कोई 20 लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। बाप जो है यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर देगी। ये अभी तक के अंदाजे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो हैं वो 16 तारीख से 22 तारीख तक खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। वहाँ पर उनके जलसे जुलूस हैं, मेल मुलाकातें हैं। वहाँ से उनकी कोशिश होगी कि वो इलेक्टेबल्स को इंगेज करें या अपने वोट बैंक को मुतहर्रिक करें। अब ये दो सियासी इंतहाएँ हैं और इस सियासी इंतहाओं में जो शोर है वो एक बार फिर ये है कि कोई लाडला है। एक बार फिर ये बात हो रही है कि बंद कमरों में 8 फरवरी 2024 यानी वो दिन जो हमारे 5 साल, अगले 5 साल का तयन करता है। यानी इस मुल्क की मईशत क्या होगी, तिजारत क्या होगी, अदालती निज़ाम के मुतालिक बहुत सारे सवालात, तालीम के शोबे को लेकर बहुत सारे अहम निकात, इसके अलावा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी के मसाइल, खारजा उमूर के मामलात, ये 5 सालों का तयन जिस दिन ने करना है उस दिन पर अभी से सवाल लग गया है। और सवाल ये है कि कोई बंद कमरे में बैठकर इस दिन के नताइज तैयार कराए। जैसे बिलावल भुट्टो ने आज कहा है कि अगर कोई 2018 वाले तरीके से यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरीके से इलेक्शन जीतने की कोशिश करेगा तो लोग उसे नाकाम बना देंगे। लोग उसे कैसे नाकाम बनाएंगे और किस तरह से लोगों का एतमाद है इस इंतखाबी अमल पे, ये भी हम आज के शो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि नंबर्स क्या कहते हैं, आदाद शुमार का गेम है क्या, कितना नया वोटर है, कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन इसी दौरान शेख रशीद अहमद साहब जो है उनको नज़र भी लग गई है। वो कहते हैं कि मैं पहले तर्जुमानी करता था लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ है। और हमजा शहबाज साहब ने एक बड़ी तजवीज़ दी है। वो कहते हैं कि मुल्की मफाद के लिए इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत का साथ देना चाहिए। वो क्यों समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए और मुल्की मफाद क्या है और उनका सियासी मफाद क्या है और मुफाहमत उनकी नज़र में क्या है, ये भी हम अपने जो मौजूद मेहमान हैं उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बताया जा रहा है कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा खुरम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हैं, तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते जुदा करके चले गए हैं इस्तेहकाम की तरफ। और इस्तेहकाम में तो बड़े लोग जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग के लोग भी जो हैं वो छोड़ कर बल्दियाती सतह पर और दीगर कुछ बताया जा रहा है लोग इलेक्टेबल्स, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्तेहकाम की तरफ जाएँ, क्योंकि इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। इस्तेहकाम के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान कितनी ज़रूरी है, ये तो सवाल मैं खुरम हमीद रोकड़ी साहब से अब से कुछ देर बाद पूछूंगा। लेकिन पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो निगरान सेटअप है वो IMF के साथ डील कर रहा है और IMF की जो शराइत हैं उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों के लिए हम पे क्या बोझ होगा, हमें किन शोबों में टैक्सेशन करनी है, किन शोबों में रिलीफ देना है, हम रिलीफ दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते, ये सब हमें IMF बताता है। और IMF के कहे बगैर हम ये सारा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इस निगरान सेटअप में एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प हो रही है वो है निजकारी। अब इस निजकारी के मामले को लेकर भी सियासत हो रही है। तो खैर, ये सारे मामलात हैं, सियासी मौसम में बड़ी हलचल है और हम इसको डिस्कस कर रहे थे हमारे मौजूद मेहमानों के साथ। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ आ गए। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रूरी है कि आप ज़रा मुझे पहले ये बता दें कि इस वक्त इन हालात में कि जब मिट्टी में जलसा हुआ, बिलावल साहब ये क्यों कहते हैं कि बंद कमरे में कोई नताइज को तैयार कर रहा है 8 फरवरी के, और PTI तर्ज पर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आ रही है, ये क़ब्ल इस वक्त आप अंदाजे क्यों लगा रहे हैं? शैला रज़ा साहिबा, शैला साहिबा मुझे सुन पा रही हैं? शायद शैला रज़ा साहिबा सुन नहीं पा रही हैं। लेकिन आज के दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो ये कह दिया है कि बंद कमरे में नहीं हो सकता, और वो दावा कर रहे हैं। यानी एक तरफ वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बंद कमरे में ये इंतखाबी नताइज तैयार करिए, दूसरी तरफ वो खुद ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी जियाला होगा,
वज़ीर आला भी जियाला होगा और मेयर कराची ऑलरेडी जियाला है। और मेयर कराची इन दिनों जितने एक्टिव हैं, कराची में बल्दियाती मामलात को लेकर इफ्तिताह हो रहे हैं, संगे बुनियाद रखे जा रहे हैं, बिलावल खुद शिरकत फरमा रहे हैं। तो कराची के वोट बैंक को केटर करने के लिए, और फिर कराची के वोट बैंक को जब पीपल्स पार्टी केटर करना शुरू करती है तो मुस्लिम लीग नून ने MKM के साथ हाथ मिलाकर कराची में जो है वो सियासी दंगल खोल दिया है। ऐसे में ये दोनों सियासी जमातें, यानी मुस्लिम लीग नून अपने पंजाब के होल्ड को छोड़ के बलूचिस्तान जा रही है और सिंध को छोड़ के पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त सिंध से निकलकर दूसरे सूबों में कैंपेन करना और मुस्लिम लीग नून का सिंध की तरफ चले जाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नुकसानदेह तो नहीं होगा? आइंदा आने वाले दिनों में मामला क्या? शैला साहबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? शैला साहबा गालिबन मुझे सुन नहीं पा रही हैं। शैला साहबा, आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज़ काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। चलें, इन सियासी दिनों में जब ये सियासी रहनुमा आवाम को सुन पा रहे होते हैं और आवाम की बातें इन तक पहुंच रही होती हैं, उन दिनों में भी अगर हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही तो यकीनन इसको फिर हम कोई टेक्निकल इशू ही कह सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में तो ये लोग हमें सुन सकते हैं और सुनना चाहते भी हैं। हम इन टेक्निकल इशूज़ को क्यों ना दूर कर लें। आप इस दौरान एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हमें मिलेंगे। वेलकम बैक टू PNN स्पेशल। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं एक बार फिर अपना मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। शैला रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं। शैला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर शेख साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। कैसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हैं। रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। शैला साहबा, यकीनी तौर पर आप लोग जब टेक्निकल मसाइल का शिकार थे और हमारी तरफ से हम उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे, तब मैंने अपना इब्तिदाइया पेश किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज का जो बयान है मिठी का, जहां उन्होंने कहा कि बंद कमरे में कोई 8 फरवरी के नताइज को तैयार कर रहा है और अगर कोई PTI की तर्ज पर इलेक्शन जीतना चाहता है तो अवाम उसे मुस्तरद करेंगे। आपको क्यों लग रहा है अभी इतना जल्दी अर्ली ऑन कि कोई PTI तर्ज पर इलेक्शन जीत रहा है और कोई बंद कमरे में नताइज तैयार कर रहा है? ये बंद कमरे में कैसे नताइज तैयार होते हैं? सबसे पहले तो आज का बड़ा ज़बरदस्त जलसा था। सिर्फ मीरपुर ख़ास डिवीज़न के लोग उसमें थे और पूरे पाकिस्तान से नहीं थे। बहुत ज़बरदस्त जलसा था। थोड़ा सा आप जलसे के बारे में तारीफ़ कर देते तो मैं खुश हो जाती। और हम भी यहीं बैठे हुए थे और अपने घर से जलसा देख रहे थे। देखिए, आपके इन जलसों की कबूलियत तो 8 फरवरी को पता चलेगी। मेरे तारीफ़ करने से क्या होगा शैला साहबा? बाकी जो आपका पॉइंट था कि सिर्फ मीरपुर खास के लोग मेरे जलसे की कबूलियत 8 फरवरी को होगी और दूसरे जलसा कर रहे हैं तो उनके जलसे की बुनियाद पे जो है वो बहुत शानदार, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहते, चले शुक्रिया बिल आखिर। अच्छा जी, देखें, बात यह है कि जब जो है आपको अदालतों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहूलत मिलने लगे, जब आपको वतन आने से पहले एम्बेसडर्स मिलने लगे, जब वतन पहुंचने के बाद आपकी सहूलतकारी अदालती भी हो जाए और रास्ते को भी पूरा एक प्रोटोकॉल दिया जाए, जब आपके लिए स्कूल के बच्चे इस्तेमाल किए जाए, जब आपके लिए गवर्नर हाउसेस में जो है मीटिंग हो, और जब आपके लिए, मैं नहीं कह रही, मरियम साहिबा ने कहा है कि बाप का बाप कौन है, तो वो बाप उनके साथ फिर वही होगा ना, जब कि वो कहती थी इनका बाप का बाप बिठा रहा है वो, और वो मिलने लगे। जब आप जो हैं PMLN की पार्टीज़ को भूल जाएं, जब PMLN की JUI जो सबसे बड़ी आपकी सपोर्टर थी वो भी कह दे कि आपके साथ जो कुछ सहूलतकारी हुई है, मेरे साथ कामरान मुर्तज़ा थे, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कभी नहीं देखी, तो फिर आपकी पार्टी से आवाज़ आ जाए कि मैच तो फिक्स्ड था, बाहर उन्होंने भेजा था जो भेजते हैं, और आप जो हैं 16 महीने ना आए जब आपका भाई वज़ीर आज़म था, और आप जब आए जब आपको सहूलतकारी की उम्मीद हो, उसी तरह जैसे इफ्तिखार चौधरी ने की थी आपकी सहूलतकारी के, आप सज़ा हो के बग़ैर अपील दायर किए चले गए थे और ख़ुद ही फिर आपको बुला के सुना गया। आज आप अपील भी आपकी खारिज हो गई थी, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया, आपके साथ लोगों को बिठाया जा रहा है, तो आवाज़ें तो आएंगी। आप कैसे ज़बान खल्क़ को रोक सकेंगे? नहीं, लेकिन आपने कहा ये बाप का बाप कौन है, और मरियम साहबा को आपने कोट किया, लेकिन ये बाप तो आपकी तरफ आ रही थी। नहीं, मैंने नहीं कहा। मरियम नवाज साहिबा कर लें, तो यानी बाप आपकी तरफ नहीं आया, अब उनकी तरफ बाप हो गया, तो बाप से शिकवा कैसा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मेरी तरफ नहीं आया। हाँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही,
मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि बाप का बाप कोई और है और बाप का बाप उनसे ये करा रहा है। तो क्या बाप ने अपना बाप बदल लिया, अंकल से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, या बाप के कहने पे पहुंच रहे हैं? ये मरियम साहिबा को पूछना होगा ना, वरना हमें भी पूछना पड़ रहा है। चलें पूछ लेते हैं। कैसर साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, यानी मसला ये है कि आप लोग अब खबरें आ रही हैं कि रूठे हुए को मना रहे हैं। पंजाब में 120 नशिस्तें आप लोग चाहते हैं कि हो जाए। इस सिलसिले में जो नाराज़ हैं उनको भी ले आएंगे, इलेक्टेबल्स को भी इंगेज करेंगे। बलूचिस्तान भी जा रहे हैं, उधर से 20 लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं और बाप के साथ आपकी एडजस्टमेंट भी हो रही है, सीट एडजस्टमेंट, बाप यानी सियासी जमात। तो ये इलेक्टेबल्स वाला जो गेम है, तो फिर ये खदशा तो दुरुस्त है कि फिर 2018 वाला पैटर्न है, क्योंकि 2018 में जौक दर जौक इलेक्टेबल्स जा रहे थे पीटीआई की तरफ, इक़्तिदार में आ गए, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो फिर 8 फरवरी का नतीजा हम समझें कि जारी हो गया है। जी देखिए, शैला बहन बड़ी क्योंकि बात करती है बड़ी डिटेल से। अब मुझे बताइए कि हमारे साथ थे 3 महीने पहले कोलिशन गवर्नमेंट में, और मैं वहां बैठा हुआ था और बिलावल दरदारी, भुट्टो दरदारी साहब ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हैं पीपल पार्टी के बनिस्बत मुस्लिम लीग के। 17 महीने हमारे साथ रहे, फॉरेन मिनिस्टर थे, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी, कोई बात नहीं थी। अब ये बताएं कि ये कहते हैं मेरे साथ फेवर हो रही है। मुझे तो ये नहीं समझ आती, मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो मेरे तो सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम सारे कैंसिल हो गए हुए हैं। जो मैंने गलियां, जो नालियां, जो कि और कुछ डेवलपमेंट के छोटे छोटे प्रोग्राम भी लोगों के लिए दिए थे और वादे किए हुए थे, बिजली के प्रोग्राम थे, कोई भी वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, अमल ही नहीं हो रहा। और अगर हम किसी ऑफिसर के बाद वहां जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं करते, ये कहते हैं कि हमें मिल रही है लैपनिंग फील्ड। मुझे ये बताइए कि ये इलेक्शन है ना, जब आए मियाँ साहब आए और पूरे मुल्क से इतना बड़ा जलसा किया तो पाकिस्तान की तारीख में जलसा नहीं हुआ, सारे लोग आ गए। अब ये भी जलसे करें ना, मैदान तो सज गया है, बजाय कि हम एक दूसरे की शिकायतें करते रहे तो बहुत हो गई। शिकायत हमने बहुत कर ली कि वो प्रोटोकॉल मिल गया। मुझे ये बताइए, ये कहते हैं कि वहाँ बायोमेट्रिक हो गया। हमारे इलाकों में उनके यहाँ भी ऐसे, सिंध में और पंजाब में खुद जो नादरा वाले गली गली जा रहे हैं, महल्ले महल्ले जा रहे हैं, वहां पे उनके आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं और बायोमेट्रिक कर रहे हैं। कौन सा ऐसा नया मसला हो गया जिसको इतना ये कह रहे हैं कि हमें कोई फेयर मिल गई है? मुझे ये बताइए कि इलेक्शन में आए ना, पंजाब में इनको किसने रोका है या दूसरी जगह भी? हर एक के लिए खुला मैदान है और इलेक्शन हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल पार्टी के साथ तो हमारा चार्टर ऑफ जो डेमोक्रेसी जो है वो साइन है। अगर इनको कोई इतरार है, आइए बैठ जाइए दोनों पार्टियां। वो तो 2011 में खत्म नहीं हो गया था जब आप काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट? जी जी बिल्कुल गए थे, उस वक्त आप कहते उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, उसके बाद हम मिलकर बैठे ना। आप तो पुरानी बातें कर रहे हैं, मैं बिल्कुल रिसेंट बात कर रहा हूँ कि हम तो मिलके थे, शीरो शक्ल से। दोबारा मिसाके जमहूरियत हुआ। पीपल पार्टी ने 13 से 18 तक ना हमारे साथ देखिए बड़े ग्रेसफुली उन्होंने अपोजिशन की है। अगर हम ये पॉलिटिकल टर्माइल करते रहेंगे ना, यही तो हमारे डिग्रेड होने का, इसी वजह से पाकिस्तान नीचे चला गया। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 66 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, उसमें तो 9.5 करोड़ से पाकिस्तान में है। हमारी दुनिया की आबादी में से सिर्फ 3% आबादी पाकिस्तान की है, लेकिन 16% गरीब जो लोग पॉवर्टी लाइन है हमारे, हम झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हमें तो गुर्बत के खिलाफ लड़ाई करनी है, हमें तो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई। आइए बैठ जाइए। इनके अपना सिंध में बहुत 15 साल रहे, 15 साल हुकूमत रही। मैं भी कराची में रहता हूँ, मुझे भी पता है। इन्होंने सेहत के लिए काफी काम किए। ये कहना कि काम नहीं किया, पीपल पार्टी ने आयन पे बड़ा और जमहूरियत पे भी काम किया है। लेकिन बात यह है कि हम पूरे मुल्क में करप्शन की हमें हद हो गई है, इंतहा हो गई है। टोटल रेवेन्यू जो हमारा मिल रहा है ना, पाकिस्तान का रेवेन्यू इस बार टारगेट है 9,000 अरब रुपए का। अभी उसमें से इसके अलावा 6,000 कम अज कम अरब रुपए की हम करप्शन कर रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जो ठीक है, मैं जरा इकोनॉमी पे आता हूं, लेकिन आपने जो एक दो बातें कर दी हैं शैला साहब, देखिए रोकड़ी साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, लेकिन शैला साहब एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। मैं कैसर साहब, एक तो आपको सुनने में भी कुछ दुश्वारी आ रही है, कुछ कनेक्शन का इशू है। खैर शैला साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? देखें वो कह रहे हैं नादरा वाले गली गली जाके शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे चले गए तो कौन सा मसला हो गया? आप अपना पॉइंट भी ऐड करें इसके साथ।
मैं तो मसला कह ही नहीं रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ी मसला हुआ है। अब जो मुजरिम है जब वो जाकर प्रोटेक्टेड बेल मांगेगा उसको मसला हुआ है, मुझे थोड़ी मसला हुआ है। अब जिसकी अपील की मुद्दत खत्म हो गई है और वो फिर दोबारा जाएगा कि मेरी अपील की मुद्दत खत्म हो गई, मुझे सुना जाए, उसको नहीं मिलेगी, उसको मसला हुआ है। अब तो मुझे थोड़ी मसला हुआ है, अब उसको मसला हुआ है कि अगर कोई कन्विक्टेड है तो उसके लिए, उसकी हिफाजत के लिए इस तरह पूरी पुलिस लगेगी या नहीं। अब तो जो कन्विक्टेड है जब वो आएगा तो उसके लिए स्कूल के बच्चों की पढ़ाई रोक के लेबल लगवाए जाएंगे, उनको मसला हुआ है। और जो दूसरी बात यह है कि उन वफादारों को मसला हुआ है जिनको छोड़कर लौटे गए थे और ये कहा जा रहा था कि हमारी गाड़ी फुल है, हम इन लोटों को कभी नहीं लेंगे, उन वफादार लोगों को मसला हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कैसर साहब, 16 महीने अगर हमारी और आपकी गवर्नमेंट रही है तो आप इस पे यकीन नहीं रखते क्या कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, कि हमने ही फेडरल में और हमने ही पंजाब में एज ऑपोजिशन लीडर निभाया, ऑपोजिशन पार्टी। हमजा साहब भी जेल में थे, शहबाज शरीफ भी जेल में थे, नवाज शरीफ साहब बाहर थे। हमने ही मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश की, हमने ही सारी पार्टीज को मनाया, हमने इसको माना कि आप डेमोक्रेटिकली आपका राइट है कि आपको वजीर आजम बनाया जाए। हमने आपकी काम की भी तारीफ की, लेकिन हम उस वक्त हैरान रह गए जब पूरी दुनिया ने माना कि क्लाइमेट इफेक्ट का सबसे ज़्यादा जो वो हुआ है, सिंध पे असर हुआ है, लेकिन आपने बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा सिंध के लिए। हम उस वक्त हैरान रह गए जब हमने ये सोच के मशवरा दिया कि इकॉनमी है तो लाइए इस वक्त शुगर के ये मसला है तो इस वक्त शुगर को एक्सपोर्ट कर दिया जाए, आपने नहीं माना। जब उसके बाद जब आप तैयार हुए उस वक्त तक मसला हो गया था। इस तरह बहुत सारी इकोनॉमी में बातें थी, लेकिन ये हमने सब निभाया। लेकिन हमने ये सब निभाया, जो आपकी तारीफ थी वो सब तारीफ की, क्योंकि उस वक्त हम ये नहीं चाहते थे कि यही बात करेंगे जी हमारी बात नहीं मानी, इससे इकोनॉमी को नुकसान। उस वक्त पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का मसला था कि पूरी दुनिया को हमें ये बताना था कि जी एक गलत आदमी तो ये कर सकता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनली उनसे मुकर जाए, हम नहीं करेंगे। तो आप हमें ये महीने याद ना दिलाएं, हमने अपना किरदार बहुत बेहतर अदा किया। चलें जी, आपने अपना किरदार अदा किया। मतलब ये नहीं है की तरफ तो आऊंगा ना कि आपने जो कुछ इसमें बातें की थी उसको छोड़ दें। आपकी तरफ चला जाऊं ना, 2018 की मिसालें दे रहे हैं आप लोग। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपने जलसे में कह दिया। रोखड़ी साहब, ये 2018 में क्या हुआ था? ये 2018 का जो इलेक्शन था, इसमें सारे इलेक्टेबल्स लाइन बना के जा रहे थे बनी गाला, और बनी गाला से फिर जो है वो ऐवान में जब पहुंचे उन्होंने अपना वजन डाला और फिर जनाबे जिनका नाम नहीं ले सकते वो वज़ीर आज़म बन गए। तो ये रिकैप क्या है और फिर इसमें आप कहाँ हैं? क्योंकि 2018 में आप उस तरफ थे जहाँ से एक वज़ीर आज़म बन गया, अब आज भी आप नफसियाती तौर पर एक ऐसी जगह खड़े हैं कि आपके वज़न से वज़ीर आज़म बन रहा होगा, आपकी तरफ आया जाएगा, तो आपका इर्तिका का मरहला टोटल यही है कि आप वहीं हैं जहाँ थे? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई आप कहना क्या चाह रहे हैं, या पूछना क्या चाह रहे हैं। 2018 में आप इर्तिका को डिस्कस करना जिस रास्ते से आप गए और जिस रास्ते से आपने वज़ीर आज़म बनवा दिया, अब IPP आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर यही वजन दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पलड़े में डालती है। नहीं, गुजारिश सुने, आप बिल्कुल चीज को स्विच कर रहे हैं। अच्छा, हम कहाँ थे, हमने कैसे वजीर आज़म बना रही, हमारी तो पार्टी वही थी। हमारी तो पूरी पॉलिटिक्स वही थी। हम तो 2018 के इलेक्शन लड़े, उसके बाद हम एक पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव पार्टी के तौर पर आगे आना चाहते थे। हमारे तो ख्वाब थे, हम उम्मीदें लेके आए थे, हम रिफॉर्म्स करना चाहते थे, हम इस तमाम गन से, क्राइसिस से, और जो आज फिर हम देख रहे हैं हर तरफ, हम इस ताने और इस चीज़ों से निकलना चाहते थे। लेकिन हम उसी खड्डे के अंदर खुद गिर गए, और 3.5 साल के बाद हम वो जो पूरे का पूरा कोलेटरल डैमेज के बाद हम तो सर्वाइव कर रहे हैं। हम कहाँ जाएं, आप मुझे बताएं, किधर जाएं, कहाँ पे हम? यानी हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं कि हमारी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो हमारी है वो जिस रास्ते पर चली, और मैं तो क्लेम कर सकता हूं कि मैं उन लोगों में से था कि जो मिन्नतें करता रहा, बोलता रहा कि ये रास्ता मत अडॉप्ट करो। हम मुल्क को बचाने के लिए या मुल्क को तरक्की देने के लिए आए हैं, इस मजाक के लिए या इस फ्रिक्शन के लिए, या हमको मिलिटेंट पार्टी नहीं है। हम तो विक्टिम्स हैं। हम कहाँ जाएं, आप मुझे बताएं कि हम अब किसी को बना रहे हैं या किसी को बना रहे हैं। हमारा उस वक्त भी हमारे जैसे लोगों का
जो मोटो था वो ये था कि हम पाकिस्तान में रिफॉर्म्स लाएंगे, हम जो पिछली पार्टीज नहीं कर सकें, जो हमारे पास यहाँ पे करप्शन का रिवाज है, जो अहलियत का फुकदान है, जो काबिलियत का फुकदान है, हम मेरिट को लेके आएंगे। हम ये तमाम नारे लेके आए थे। हम एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को देंगे। हम इसलिए नहीं आए थे कि हम पाकिस्तान के साथ में अंदर अपने काम ना कर रहे हैं और उसके बाद बुजदार को बिठाने के बाद 3.5 साल के बाद हम एक ऐसी जंगी सूरत हाल पैदा करें कि लोग हमारे वो तमाम सवाल भूल जाएं हमारे से पूछना कि आपने क्या कारनामे सरंजाम दिए 3.5 साल में, और इस कौम के बच्चों को हम अपने मुल्क के साथ टकरा दें। हम इसलिए नहीं आए थे। हम विक्टिम हैं। हम एक सीरियस पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हमारे लिए तो रास्ते बंद हो गए। ये तो सर्वाइव कर रहे हैं। हमने तो ये पार्टी बनाई, IPP सर्वाइवल किया। हम तो बहुत पहले निकल गए थे, निकाल दिए गए थे अपनी पार्टियों से। ये तो सर्वाइवल किया कि भाई जो आप इस खड्डे में गिरे हो, ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप आओ। अब दूसरी चीज यह है कि हम जाना चाहते हैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ पंजाब की वजारत आला की तरफ। कोई पार्टी दिखा दे, 70 साल पुरानी पार्टी भी दिखा दे, 50 साल पुरानी भी दिखा दे, जो इस वक्त नेशनल पार्टी है, जो नेशनल गवर्नमेंट बनाने की कुवत रखती है। तमाम के तमाम सूबों की पार्टियां। हम भी इस 5 साल के अंदर इस 5 महीने के अंदर सूबे की पार्टियां। हमारे हालात तो वाकया डिफरेंट है इस पार्टी के वजूद में आने के। तो हम ये क्लेम करते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट हम बनाएंगे। दूसरी चीज, सेंटर के अंदर डेफिनेटली कोalition की गवर्नमेंट बननी है। हालात वाकयात ऐसे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी बनाती है, चाहे मुस्लिम लीग कोई बनाती है, चाहे कोई, यानी कि एक गवर्नमेंट बननी ऐसी है कि इत्तेहादियों की गवर्नमेंट होगी। इसलिए मैं बाकी पार्टी के दोस्तों को भी कहता हूं कि अपनी नफरतों को उस मकाम तक रखिए, इल्जामात को उस मकाम तक रखिए कि कल एक दूसरे के साथ हम दोबारा बैठे। होता क्या है, हम एक दूसरे के ऊपर वो इल्जामात लगाते हैं, कल जब नीचे जो वोटर होता है उसको शदीद तकसीम करने के बाद, जब कल खुद आपस में बैठ के गुडी गुडी हो रहा होता है और हम सब भाई बन के बैठे होते हैं, तो नीचे वाले डेफिनेटली सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। लेट्स टेक द पीपल सीरियसली और हम लोगों को बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट वी शुड डू। अब हालात तो ठीक है, चलें, आपने बड़ी जी, पॉजिटिव मुझे बात आवाज़ ये बड़ा नहीं आ क्लियर हो रही। गया कि पंजाब की हुकूमत आप बनाने जा रहे हैं। शैला साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई। मुझे बताएं क्या हुआ। खुरम रोखड़ी साहब कह रहे कौन हैं बना कि रहा है? हमें एक दूसरे को पंचिंग बैग नहीं बनाना चाहिए। सारों ने एक साथ बैठ के हुकूमत करनी है। जैसे 16 माह आप उनके साथ बैठी हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ। आइंदा भी ऐसी को हंग पार्लियामेंट होगी, मखलूत हुकूमत होगी, तो हम एक दूसरे पर गंद ना उछालें, कीचड़ ना उछालें। हमें आगे बढ़ना चाहिए और पॉजिटिव सियासत करनी चाहिए। यही मेरा सवाल है अगला, कि ये पॉजिटिव सियासत के लिए जो दिन है 8 फरवरी का, उसको लेकर आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून कहती है हमें लाडला ना कहो। खुरम हमीद रोखड़ी साहब भी ये चाहते हैं कि उस दिन लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सब जो है वो अपना जोरे बाजू आजमाएं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया है जी। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया है। खुरम हमीद रोखड़ी साहब ने ये भी तस्दीक कर दिया। हर हमें मुहैया जी। वी हैव नो ऑब्जेक्शन। और हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू नहीं। हम तो ये कहते हैं हम ये कहते हैं कि हमें पार्टीज में लेवल प्लेइंग है, तो आप पंजाब की वज़ारत आला इसीलिए क्लेम कर रहे हैं? नहीं जी, हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे अपनी, मुझे सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत मैं पंजाब की वज़ारत आला क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, चलें, मैं अपनी मेहनत की बुनियाद पर, अपने ग्राउंड वर्क की बुनियाद पर जवाब ले लूं। शैला रज़ा साहिबा, इलेक्शन डे हमारे यहाँ हमेशा मुतनाज़ा क्यों रहा? कभी आपके लिए इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पंचिंग बैग है, 18 में आप सबके लिए तहरीक इंसाफ पंचिंग बैग थी, अगले इलेक्शन में यू नेवर नो कौन होगा। इलेक्शन डे हमारा गैर मुतनाज़ा कैसे हो सकता है? कैसे करें? आपकी नज़र में क्या हल है? इसलिए कि अगर प्री पोल ही सब कुछ नजर आ रहा है तो इलेक्शन का ढोंग की क्या जरूरत है? पहले भी यही हुआ था, आरटीएस बिठा दिया गया, सब हो गया। बाद में ज़हीरुल इस्लाम ने इसका इकरार किया कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए थे। 2013 में जो है वो तालिबान आ गए, उन्होंने हमें नहीं लड़ने दिया एएनपी को। रात के 10 बजे जो है वो कहा गया कि भी मुझे 2/3 चाहिए। उससे पहले 2008 में मोहतरमा को शहीद कर दिया गया। उससे पहले हमारे लिए कभी आईजेआई बनती थी, कभी कुछ होता था। तो हमारा काम यही है कि हम जो है अपने बलबूते पे आए, मुश्किल वक्त को सीधा करें, हमारे लीडर को जो है वो शहीद कर दिया जाए, हमें जेलों में भेजा जाए और हम खड़े हो जाएं जी पाकिस्तान के लिए। बहुत प्यारी प्यारी बातें करनी है। हमें नहीं नजर आ रहा कि कैसे पीटीआई बनाई गई थी और कैसे इस्तेकाम पार्टी में लोगों को बिठाया जा रहा है अब इस्तेकाम पाउडर लगा के। पहले इंसाफ वॉशिंग पाउडर से धोया जा रहा था उन्हें। हमें नहीं समझ आ रहा।
हमें नहीं समझ आ रहा कि कैसे जो है एक शख्स से जो है वो एम्बेसडर मिल रहा है, कैसे एक मुजरिम को प्रोटेक्टेड बेल मिल रही है, कैसे जो है उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है अपील की और सब कुछ हो रहा है और नज़ीरें ढूंढ के ला रही हैं, जबकि जस्टिस गुल हसन की कोई और बात मैंने किसी से सुनी कि वो क्या कह रहे थे जब ये बात की जा रही थी। और हमें नहीं नज़र आ रहा कि जिसको वो बाप पार्टी कहती थी कि वो किसी बाप से पूछ के चलती थी, उसको लिया जा रहा है। और अरे हाँ, पीडीएम को तो भूल ही गए कि जेयूआई को भी यही शिकायत है। मेरे साथ बैठे हुए थे कामरान मुर्तजा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनको जो है गलत मिली है ये बेल। तो आप अगर वोट को इज्जत दो से हट जाएंगे, आप इस पर आ जाएंगे कि ताकत से भीख लो, आप इस पे आ जाएंगे कि लोटो को अपना लो, आप इस पे आ जाएंगे कि मुकदमों को झोंक दो, अवाम को छोड़ दो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या इसके लिए रह गए कि हम मुश्किल वक्त में अपने नजरियात एक तरफ रख के हर वक्त पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं? रोकड़ी साहब भी कह रहे हैं उनके पास तो नजर आ रही है ना, हर एक को लाके बिठाया जा रहा है उनके पास। भाई उनके पास नजर आ रही है, हर एक को उनके पास लाके बिठाया जा रहा है। रोकड़ी साहब क्यों बिठा रहे हैं आप अपने साथ लोगों उसको इस्तेकाम का पाउडर लगाया जा रहा है, और जितना इस्तेकाम का पाउडर लगा के लोगों को बिठाया जा रहा है, इतना ही गैर मुस्तहकम नजर आ रहा है मामला। इस्तेकाम का पाउडर कौन? शैला बहन की जो है ना मैं गुजारिश ये है कि पहले इंसाफ वॉशिंग पाउडर लगाया गया था, पूरा धोया गया था। अब जरा मेकअप खराब हो गया तो इस्तेकाम पाउडर लगाया जा रहा है। पाउडर की कहानी समझ में आ रहा है। रोकड़ी साहब, पहले धोया गया। रोकड़ी साहब, गुजारिश ये है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड एक नई इजाद है, इस इलेक्शन से पहले की एक टर्म इजाद की गई है। नहीं, हमेशा मैं यही टर्म चाहता हूं कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, हम अपनी पार्टीज के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। जिस दिन हमने पार्टीज के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना शुरू कर दिया, हमारी बाहर डिमांड ठीक होगी। पार्टीज के अंदर हम लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं करते, हमारी पार्टीज के अंदर अजारादारी है, ना जहानत और ना दयानत और ना अहलियत की बुनियाद पर पार्टी में किसी को आगे आने दिया जाता है। तो मैं वो काम करूं जो मैं अपनी पार्टी के अंदर कर रहा हूं, या जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूं, या जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो मैं मुझे कोई मसला नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड वाला। डेफिनेटली जो कह रही हैं उनको भी मैं यही कहूंगा, बाकी पार्टीज को भी कहूंगा कि अपने अंदर हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो है उसको डिवेलप करें। तो इस्तेकाम का पाउडर लग गया ना। शैला साहब इस्तेकाम के पाउडर पे रुकी हुई मैं आपको अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, शैला बहन कह सकती हैं, आप कह सकती हैं, और हम आपकी बात को बिठाया जा रहा है। शैला साहब देखें खुर्रम साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। जी बहन जी, देखिए, मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने सूबे की 7 दफ़ा गवर्नर रह चुकी हूँ, मैं 2 दफ़ा डेप्यूटी स्पीकर रह चुकी हूँ, और मैं मिनिस्टर भी रह चुकी हूँ। मैं जिस असेंबली में मिनिस्टर थी, उस असेंबली में फरियाल साहिबा एमपीए थी। और इस तरह मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं। और मेरी पार्टी में जब मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया तो यूसुफ रजा गिलानी भी वो बने वजीर आजम। एक शहाब साहब थे हमारे, वो उनका भी नाम आया। फिर इसके बाद हमारे राजा परवेज अशरफ भी बने। यानी आपके यहाँ पार्टी में विद तो इन द पार्टी हमारे यहाँ ये सारा बड़ा मसला है। हमारी पार्टी ने सबसे पहले हमारी पार्टी ने सबसे पहले खवातीन को जर्नल टिकट दिए, डिप्टी स्पीकर बनाया, स्पीकर बनाया, फुल फ्लैज गवर्नर बनाया। रोकड़ी साहब, आपके पास तो अभी और मिडिल क्लास भी आ गया है। नहीं जी, नहीं, मेरी बात क्या? जी रोकड़ी साहब, पीपीपी की मैं इसको भी इंडोर्स करूंगा कि लीडर, अगर आप तमाम पार्टीज में देखेंगे तो कैपेबिलिटी के लिहाज से पीपल्स पार्टी के अंदर आपको सबसे ज्यादा कैपेबल लोग मिलेंगे। मैं इस चीज को इंडोर्स करता हूं, इस चीज को डिनाई कर ही नहीं सकते। और इस चीज को भी इंडोर्स करता हूं कि पीपल्स पार्टी ने अपने बहुत सारे लोगों को इंटेलेक्ट और उनके लिहाज से बनाया।
लेकिन मैं बाकी चीजों की तरफ जाना नहीं चाहता हूं शैला बहन। दूसरी जो चीजें हैं जिसकी मैं जिसकी वजह से मुझे एक ब्रेक लेनी है। रोकड़ी साहब, आपने कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल्स पार्टी की तारीफ की है, इसका यकीनन जवाब शैला साहब देना चाहेंगी। कैसर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे कि इस सारे बीच में उनको क्रेडिट क्यों नहीं मिला। खैर, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू पीएनएन स्पेशल। और ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से गिनवाया जा रहा था कि उन्होंने किस तरह से अपनी पार्टी के अंदर जो है वो मामलात को संभाला है, किस तरह से एक वर्कर प्रमोट होता है और मामलात को लेकर चलता है। और रोकड़ी साहब ने इसकी बाकायदा तायीद किया। मैं ज़रा कैसर साहब को इस पर इंगेज कर लेता हूँ। कैसर साहब, आपके यहाँ ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो आप दे सकें कि हमने एक वर्कर हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाया, हमने एक वर्कर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया, हमने एक वर्कर को जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली बनाया। आप भी बताएं शैला रज़ा साहबा को, समझती हैं आपके यहाँ पार्टी के अंदर कोई जमहूरियत का कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको मिसालें दें अपनी। देखिए पिछले पीपल पार्टी 53 साल से पुरानी पार्टी है। अब उनको 15 साल से तो ये सिंध में मुतबादल हुकूमत कर रहे हैं। अब मुझे वो बता दीजिए, कराची का, हम तो कराची में रहते हैं। शैला बहन मेरे बिल्कुल पड़ोस में नजदीक रहती है। आप कराची का हालत देख लीजिए कि क्या किया आपने। यहाँ कोई लाल बेहतर हो गया, कोई यहाँ तालीम बेहतर हो गई, यहाँ कोई हमने कोई सेहत अच्छी कर ली, ये क्या किया, लोगों का क्या हालत क्या बना दी। आपने उनका मेयर क्यों बनवाया? आपने उनको वोट देके मेयर क्यों बनवाया? पार्टी में जी हमारे चीफ मिनिस्टर, आपको पता है, हमें पता है ना, हमने तो एक आम आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया पंजाब का शुरू में ही जी। तो ये बात वर्कर थे ना हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के। तो और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असल मसला ये नहीं है, असल मसला है पाकिस्तान को हम सब ने क्या दिया। अभी रोकड़ी साहब जो बात कर रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि क्या मंसूबे थे। 10 साल KPK में हुकूमत रही PTI की, वहाँ जो उनके दावे थे, यहाँ जो 50 लाख इन्होंने घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, और उसके अलावा कोई KPK का म्यार कोई बेहतर हो गया तालीम का या सेहत का, क्या हुआ? क्या कोई चीज बताए ना। मुस्लिम लीग ने तो डेवलपमेंट की है बहुत ज्यादा। जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे लेकिन मैं ये कहूँगा मुस्लिम लीग में भी उनको भी और बेहतर काम करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि दुनिया के हम आखिरी मुल्कों में डेवलपमेंट के हिसाब से हो गए हैं। आज इंडिया 1970 तक हम इंडिया से आगे थे, हमारी ग्रोथ ज्यादा थी, हमारी करेंसी का रेट ज्यादा था इंडिया से। अब क्या हालत है? अब उनकी करेंसी जो है 70-75 रुपए डॉलर है और हमारी करेंसी 290 रुपए डॉलर है। अब अंदाजा कीजिए बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमसे कितनी बढ़ गई। तो हम सब ने मिलकर बजाय कि हम आपस की एक दूसरे ये जो आप बात कर रहे हैं ना, पार्टियों में मुकाबला करने की, हमें तो चाहिए। लेकिन इसमें कैसर साहब, इसमें एक मसला है ना, इसमें एक छोटा सा मेरा से इसमें एक ज़िमनी सवाल ले लें, फिर मैं शैला रज़ा साहब का पॉइंट भी इस पे लेता हूँ। आपने मसाइल गिनवा दिया, आपने इंडिया की इकॉनमी से हमें कंपेयर कर दिया, बांग्लादेश की इकॉनमी से हमें कंपेयर कर दिया, गवर्नेंस के भी बड़े मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हैं, सिक्योरिटी के भी हैं। लेकिन अगर एक सियासी जमात एक बंद कमरे में इन मामलात को तय करती है, लेट्स से मेरा वज़ीर ख़जाना लंदन में तय हो रहा है और एक बंदा चलता हुआ वज़ीर ख़जाना आपने सिर्फ इसलिए हटाया कि जी वो आवाम को रिलीफ नहीं दे रहा और दूसरा आके रिलीफ देगा, उसने तो फिर खैर क्या ही रिलीफ दिया, वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो वो जो बंद कमरे में तय हुआ, तो फिर आप क्यों नहीं कहते कि हाँ ये हमारी गलती है, अगली बार हम कोई अवामी बंदा लाएंगे जिसको अवामी नफ्स का पता और वो फैसले करे? इसमें कोई शक नहीं है, हमारी पार्टियों में जमहूरियत। आप तो बड़े वोकल रहे इस मामले में, खैर ये तो कहना पड़ेगा यहाँ पे। क्या हुआ? PTI आई थी तब्दीली के पे, और क्या किया उन्होंने? उस्मान बुज़दार साहब को बना दिया ना पंजाब का वज़ीर आला। आप मुझे बताइए वो बंद कमरों में नहीं हुआ तो किससे पूछ के बना? इसी तरह पीपल पार्टी के बनाती है सारे, जो वो वही फैमिली है, उस फैमिली के अलावा तो कोई और नहीं आ रहा। और तमाम पार्टियों में यही सूरत हाल है। हमें अगर पाकिस्तान को आगे करना है ना, तो हमें पार्टियों के अंदर, रोकड़ी साहब ने सही कहा, पार्टियों के अंदर जमहूरियत करनी पड़ेगी। पार्टियों के अंदर तो हमारी जमहूरियत है नहीं, इलेक्शन तो वहाँ होते नहीं है, और वही फैमिलियां कंट्रोल में और कमांड में है, तो उसमें क्या हो सकता है? मैं जरा रोकड़ी साहब देखें, रोकड़ी साहब आपने भी बुज़दार साहब की मिसाल दी। शैला साहब आई नो आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, लेकिन क्योंकि बुज़दार साहब का नाम आ गया है और बुज़दार साहब का क्योंकि पहले नाम जो है वो रोकड़ी साहब ने लिया, मैं जरा उनसे मामलात को समझ लेता हूँ। बुज़दार साहब की आपने भी बात की, रोकड़ी साहब, और बुज़दार साहब की बात कैसर साहब भी कर रहे हैं। देखें ना, एक वर्कर क्लास को वज़ीर आला लगा दिया, पसमानदा इलाके से आया, बड़े बड़े सरमायादार, जागीरदार सीनियर वजीर थे,
वजीर आला एक पसमानदा इलाके का था। Not at पाकिस्तान all, में जमहूरियत क्यों नहीं है? आप सियासी जमातों को नहीं। जमहूरियत का क्यों यकीन नहीं है? नहीं सर, आपने क्यों कहा कि वर्कर क्लास? हमने ये क्या, कैसे वर्कर क्लास का मानी बताएं? कैसे उस्मान बुज़दार कैसे वर्कर क्लास का? वर्कर थे, पसमानदा थे, उनके मजदूर घर था। बिजली नहीं आती थी उनको जब वजीर आला लगाया, उनको अपने इलाके में बिल्कुल जाके पसमानदा बताना नहीं पड़ा था, वजीर आला क्या बड़ा होता है। खुशहाल घराने का था, खुशहाल घराने का था। उसके वालिद बहुत एमपी रह चुके थे, खुद एमपी रहा है, तहसील नाजिम रह चुका है, अपने कबीले का सरदार है, हजारों कनाल का पहले से मालिक था, इस वक्त अरबों कनाल का मालिक है। ये सब उन्होंने अरबों में कैसे कन्वर्ट किया? This is what you should be concerned about. This is what we should be concerned about. उनके This is वज़रा भी what concerned we थे all उस टाइम should be पे? concerned about कि सारे, मैं कंसर्न था, मैं उस वक्त भी मैंने पूरी एक, मैं कंसर्न था, ऑन रिकॉर्ड है मैं कंसर्न था, इस गोगी के बारे में, इस तमाम नेक्सस के बारे में मैं कंसर्न था। मैंने एक जो अपने लेवल पे जो चीजें कह सकता था, बता सकता था, बताई। ताहिर खुर्शीद को पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, इन बारों के अंदर मैं कंसर्न था। ठेकों को जिस तरीके से दिया जा रहा था, और ठेकों में जो 30% कट लग रही थी, और ठेके जिस तरीके से दिए जा रहे थे, मैं कंसर्न था। 7 अरब रुपए का सिर्फ एक प्रोजेक्ट है हमारे मियांवाली के अंदर पानी का, जो कि वेस्टेज था, जिसकी हर लिहाज से आप हैरान होंगे जाके कि वो 40-50 करोड़ का काम नहीं, जिसके ऊपर 7 अरब लगा हुआ है। मैं कंसर्न था, मेरे जो बस में था मैं कंसर्न था। जो शामिल थे वो कंसर्न नहीं थे। सही, यानी जितने लोग कंसर्न नहीं थे वो शामिल थे इस जुर्म में। लेकिन इस्तेकाम में तो वो लोग हैं जो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे। लें जी, शैला रजा साहिबा का सवाल। मैं शैला बहन को जवाब सिर्फ ये दूंगा कि शैला मेरी बहन, आप अपनी सिंध गवर्नमेंट की थोड़ी सी जरा उनकी तमाम चीजें देख लें। मुझे वो चीजें मालूम है जो मैं यहाँ पे बोलूं तो आप नाराज हो जाएंगी। मैं क्या कर देखें, मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि निगरान वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि उनके सारे मंसूबे अच्छे और जारी रहने चाहिए। की सियासत के वो थे यहाँ थे। मैं इल्जामात की बात नहीं कर रही नौकरी साहब, बहुत सारी चीजें हैं। देखे आप एहतराम मेरा जरूर करें, लेकिन मेरी गलत बात को आप निगेट कर सकते हैं। क्या ये गलत है कि इस्तेकाम में वाले लोग बैठे हैं जो आखिरी वक्त तक रहे उनके पास, और वो वाले लोग बैठे हैं जो कह रहे थे हमने बस छोड़ दी, लेकिन फिर आके बैठ गए। आप बिल्कुल मेरी गलत बात को निगेट करें। आप पीपल्स पार्टी को 100 दफा बुरा कहें, लेकिन ये मैं गलत कह रही हूँ तो आप बात करें। नहीं, गुजारिश तो सुन लेना, शौक करने की भी जरूरत नहीं है ना बहन। हिल्म के साथ भी बात की जा सकती है। मैं नाम लेके बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर कौन सा मिनिस्टर हर महीने किस जगह के ऊपर जाके पैसे जमा कराता है, सबूत ला के दे दूं। रोकड़ी साहब, आप जो भी कहेंगे ना, मसला क्यों नहीं है? आप जो भी कहेंगे क्यों नहीं है मसला? हम आज इसलिए- उस स्टेज पे हैं, हम आज उस स्टेज पे हैं, इसलिए मसला हम नहीं, आज नहीं, उस मैं स्टेज बताती पे हूँ ना, हैं मुझे कि तमाम मसला नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी। शैला साहब, आई रिक्वेस्ट पहले रोकड़ी साहब को नहीं, आप बोलने। मेरी बात सुने ना, आप हाँ। कब तक बोलेंगे? मुझे इसलिए मसला नहीं है कि चले, कोई आप इनकी बात मुझसे सुनिए, फिर मैं भागा नहीं है। आप बिल्कुल मुकदमा लेख बनाएं उस पे, वो खड़ा होगा, उसने किया होगा, वो जरूर पकड़ा जाए, मैं खुश। लेकिन ये मैं गलत तो नहीं कह रही कि इस्तेकाम पार्टी में वो लोग बैठे हैं जो आखिरी वक्त तक पीटीआई के साथ थे और जिनको मुख्तलिफ हवालों से बाद में ये पकड़ा भी गया कि ये 9 मई में थे। तो इसमें क्या गलत है? मुझे आप रोक देंगे तो मेरे वजह से बात सही हो जाएगी। और दूसरी बात यह है खुर्रम साहब, अब आप बताएं, एक तो आप पे ये छाप लग गई है, बात ये नहीं है कि किस किस को पार्टी ने क्या बनाया। एक मिनट, एक जुमला और कहते, किस किस को किसकी पार्टी ने क्या बनाया। असल बात यह है कि पार्टी ने दोबारा लोटो को फौकियत दी या अपने ट्रू वर्कर के साथ रहे। अगर एक वक्त ऐसा आ जाए कि आप अपने ट्रू वर्कर को छोड़ के लोटो को अपनाने लगे तो ये बड़ी ज्यादती होगी। अभी तो पार्टी बनी है, अभी तो वर्कर भी चलेगा सा। ये रोकड़ी साहब आपके साथ ये छाप लग गई है कि मेरी आपके पास लोग लाए जा रहे हैं। और इजाजत जी प्लीज रोकड़ी साहब, प्लीज फ्लोर इज ऑल योर्स। इजाजत जवाब दरकार है। शैला साहब, आपकी तरफ से इजाजत है, जवाब दे लें। मुझे बिल्कुल इजाजत है, लेकिन देखें, अगर मेरी पार्टी में आपने तो इजाजत दे के चुप हो जाना था शैला किसी ने साहब। कुछ गलत किया है तो अदालतें खुली हुई हैं। शैला साहब, अब मैं रोकड़ी साहब को सुन लूं। रोकड़ी साहब प्लीज। इजाजत जवाब दरकार कीजिए। मैं तो बोली नहीं थी, नहीं इजाजत दोनों को सुन रही थी। रोकड़ी साहब प्लीज बोलें, रोकड़ी साहब प्लीज बोलें। अच्छा देखें,
ये जो पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान बनी है ना, ये किसी को छोड़कर उधर से बिक कर इधर नहीं आए हमारे पास। हमने पार्टी बनाई, हम तो बहुत पहले पार्टी से निकाल दिए गए। हमने पार्टी बनाई जब एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, आप देख लें 9 मई के बाद जो कुछ हो गया। अब आप मुझे बताएं कि उन सियासतदानों का क्या कसूर है जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या उन लोगों का क्या कसूर है जो पार्टी से वाबस्ता हैं? क्या उनको खत्म कर दिया, उनको और कोई प्लेटफॉर्म न दिया जाए? इशू ये है कि वो किसी और पार्टी में नहीं गए। इशू ये है कि कोई और पार्टी उस जगह को फिल नहीं कर सकी। इशू ये है कि हमने मिलकर अपनी पिछली काविश को एक नया प्लेटफॉर्म बना के अपनी उस जगह को फिल कर दिया। हमने किसी के लिए स्पेस नहीं छोड़ी कि कोई और पार्टी आके वहां पे बैठ जाए और वो तमाम चीज को ले ले। इशू ये है, इसमें हमने गलत क्या किया? ये तो एक टोटल जमहूरी रवैया। कैसर शेख साहब, आप लोगों ने वैसे, आपके यहाँ क्यों जगह नहीं थी कि वो लोग आ जाएं जिन्होंने आपकी मुखालिफत ही नहीं की फ्लोर पे? उन्होंने बल्कि एक इंटरव्यू में ये कह भी दिया था काशिफ अब्बासी साहब को कि मैं अगला इलेक्शन तो लड़ूंगा ही नून लीग के टिकट पे। आपने उन लोगों पे भी दरवाजे बंद कर दिया कैसर शेख साहब, वो तो आपके मोहसिन है। मुझे असल में शैला बहन की बात तो बिल्कुल सुन नहीं सका, मैं, आवाज नहीं आ रही थी। बाकी ये रोकड़ी साहब जो बात कर रहे हैं, शैला साहब ने अगर अपनी बात दोहराई तो आपको बात करने का मौका नहीं मिलेगा, या आप रोकड़ी साहब से पूछ सकते हैं। और क्योंकि देखिए ना, 9 मई का जो वाकया हो गया वो इतना शानदार सा बड़ा, तो पूरे मुल्क की जो तमाम फौज के जो तनसीबात थे या जो हमारे शहीदों की यादगारें थी, उसमें हमला हो गया। अब ये लोग तो उधर ये बाई प्रिंसिपल असूल के हिसाब से बाहर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि ये तो लेकिन आजकल असद उमर ने कहा कि मैं तो नहीं ये कबूल कर सकता कि हुकूमत की जो उनको इस तरह का हमला हो। तो ये इनके लिए एक राह मिला है। ठीक है, इनका राइट है, पॉलिटिक्स करें और इलेक्शन लेना तो काम है ना। इल्जाम तराशियां और मामलात हो गए एक दूसरे के ऊपर, पंचेस बरसा लिए गए। मैं एक जरा मैं कहता हूं कि हमारी पॉलिटिक्स अभी होनी चाहिए मैनिफेस्टो के ऊपर। हम अपना मैनिफेस्टो दें, इलेक्शन ऑन हो गए हैं, अपना पॉइंट दें कि हम क्या बेचेंगे। ठीक है, सबका राइट है वो एक दूसरे पर। शैला साहब, मैं जरा एक इंतखाबी माहौल से मुतालिक एक सवाल देखें। भाई मुझे आप बताएं तो कि ये कह क्या रहे हैं? आपने मुझे उनकी आवाज बंद कर रखी है। वो कह रहे हैं कि जी सारे मिलके मैनिफेस्टो पे हमने किसी की आवाज बंद नहीं की। मैं कौन सा कोई यहाँ पे इस वक्त स्पीकर कौमी असेंबली या स्पीकर सिंध असेंबली में शैला साहब, मुझे तो नहीं आ रही ना। मैं इसको दूर करवा लेता हूं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं पॉजिटिव सियासत करें, अपना मैनिफेस्टो पेश करें और मुल्क के लिए काम करें। मैं आपसे जरा ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मुल्क के लिए काम करने वाली बात है, इन दिनों में आपने किसी को महंगाई लीक कह दिया, इन दिनों में आप कह रहे हैं कि 16 महीने की इनकी कारकर्दगी भी ठीक नहीं थी। इस तीनों की तरफ मैं एक एक करके सवाल लेके जाऊंगा। अभी आपको मैं याद आ रहा हूं, जो एक आम आदमी है वो याद आ रहा है कि उसका पेट्रोल महंगा है, बिजली का बिल महंगा है। इस इलेक्शन की डेट के हो जाने के बाद अगले 5 साल तक इस बीच में वजारतों की बंदरबाट में आपको हम याद नहीं आएंगे। आप क्यों फेल होते हैं? आप क्यों डिलीवर नहीं कर पाते? आपको कैसे मैं याद दिलाऊं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं? शैला साहब, अच्छा, अगर हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, अगर हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, अगर हमने बिजली बना के नेशनल ग्रिड को दी है, अगर हमने डैम्स बनाए हैं, अगर हमने सारा ये सिस्टम किया है, तो क्या हम ही बीमार होते? हम ही सड़क पे चलते? हम ही डैम से पानी पिएंगे? अगर हमने किसी के साथ बैठ के 16 महीने में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ठीक की है, तो क्या उसका अजर हमें मिलेगा? अगर हमने IMF को बताया है कि आइंदा जो है आपसे जिसने लिया था और वो आपसे पीछे हट गया और हमने उसके जायज दिल से लेकर हर चीज सही कराई है, तो उसका फायदा मुझे हुआ है। और अगर हम जो है अगर हम ये बात दिखा रहे हैं लोगों को कि अवामी मदद से आने के बजाय कोई अपनी साजबाज कर रहा है, सहूलतकारी कर रहा है, और हम अगर लोगों को ये बता रहे हैं कि अवामी लोगों को जीतने के बजाय जो इलेक्टेबल हैं उनको अपनी मर्जी से इधर और उधर और उधर और उधर रखा जा रहा है और सेट किया जा रहा है मर्जी से चलने वालों को, तो क्या ये हम गलत कर रहे हैं? नहीं, ये आप ठीक ऐसा तो नहीं है कि कोई ना सर उठा के चले। नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं कैसर साहब, इसी जो काम किए सामने, हमारी खिदमत भी सामने, हमारी नालायकी जिसको लगती है वो भी सामने, लेकिन ये अवाम को डिसाइड करने देना। ये क्या कि आप सबकी सब चीजें माफ करके उसके साथ लोगों को बिठा रहे हैं। कैसर साहब, मैं जरा मुख्तसरन आपसे जवाब चाहूंगा कि ये फिर जिस तरह से जो कुछ हो रहा है, जो भी पॉइंट आउट हो रहा है, ये तो 8 फरवरी के दिन के साथ, इलेक्शन डे के साथ जाती है ना, नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो अब बताइए ना, ये 15 साल से हुकूमत में है सिंध में। ओहो, फिर वहीं अगर फंसा है। जेडीयू इनके साथ नहीं है, अगर एमक्यूएम इनके साथ नहीं है, अगर सिंध में और कोई पार्टी भी इनके साथ नहीं है, तो ये क्या कर, नजरियाती फिर इख्तलाफ है। लेवल प्लेइंग फील्ड भी इनको नहीं है। चले जी, ये नजरियाती इख्तलाफ है, एंड आई एम लेकिन सॉरी सब कि हारते हैं आप ना दोनों में हमसे। बात है वो वो पूरी नहीं हो GDA पा तो रही, हमसे हारती है इसलिए ना। आपके नजरियाती इख्तलाफात की वजह से जो मेरी आवाज़ है उसको दबाया जा रहा था। बहुत शुक्रिया शहरा रजा साहब, बहुत शुक्रिया कैसर साहब, बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। नजरियाती इख्तलाफात आपने सियासी जमातों के देख लिए, किस तरह साथ बैठे और बाद में अब एक दूसरे से मुतालिक इख्तलाफ का इजहार करें। एक गैलप सर्वे 2023 का, जून 2023 का ओपिनियन सर्वे, ज़रा उसको जाते जाते आप देखते जाइए। बताते हैं इस सर्वे के मुताबिक कि सिर्फ और सिर्फ 1/4 आइंदा इंतखाबात की शफाफियत और गैर जानिबदारी पर यकीन रखते हैं। सर्वे में शरीक अफराद की अक्सरियत ने इंतखाबी अमल की दयानतदारी पर शकूक का इजहार किया। अगले इलेक्शन में नंबर गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 45% वो है जो 18 साल से 35 के दरमियान है। ये वोटर अगर 8 फरवरी 2024 के दिन पर एतमाद का इजहार नहीं कर रहा तो फिर इस बद एतमादी की फजा में आने वाली हुकूमत आवाम से एक तो डिस्कनेक्टेड होगी, दूसरा पॉलिसी फैसलों में वो किस तरह से डिलीवर करेगी, मईशत, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मामलात, तिजारत के मामलात को किस तरह से लेकर चलेगी अगर वो ट्रू नुमाइंदगी नहीं होगी आवाम की। तो इसके लिए तमाम सियासी जमातों से एक तो दरखास्त है कि अपना मैनिफेस्टो मेक श्योर करें कि अवामी मसाइल पर मबनी हो, दूसरा आवाम के कंधे पर सवार होकर आएँ, 8 फरवरी को वोट लेकर आएँ, किसी बंद कमरे के जरिए ना आए, मेहरबानी करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।